अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक हैं। तो हमने अपना फ़र्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको शो करती हूँ प्लीज़ कि हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने यहाँ से इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी स्टडी कर ली थी। उसके बाद हमने देख लिया था कि कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। इसमें हमने डॉस को स्टडी किया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया था। इसके बाद हमने यूनिक्स को भी स्टडी कर लिया। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हमारे पास है। ओके, इसके अंदर हमारे पास बैच आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इनको स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। बैच ओएस हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ये हमारा ऑपरेटर है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं। एक मैं यूज़र 1 कह लेती हूँ, एक को यूज़र 2 कह लेती हूँ, एक को यूज़र 3 कह लेती हूँ। 3 हमारे पास टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं। ये कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। अब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज़र की जो भी टास्क हैं, जो भी जॉब्स हैं ना, उनका एक बैच क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि इन जॉब्स का क्या किया, एक बैच क्रिएट कर लिया। सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स को वो एक बैच में रख लेता है, ओके। और जब वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, समझे इसने जॉब 1 और जॉब 2 को इस बैच में रख लिया और ये जॉब 3 है, इसको इस बैच में रख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। जब ये बैच कंप्लीट हो गया, जितनी भी जॉब्स आई थी वो सारी एक एक बैच को मिल गई। उसके बाद क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर उस बैच को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। क्या करेगा, उसको सीपीयू की तरफ भेज देगा और सीपीयू अब इस बैच के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन क्या है, एक जॉब है, ओके। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करेगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक जॉब को रिसीव किया और उसको क्या किया, एक बैच में डाल दिया, एक बैच में स्टोर कर दिया। जॉब्स बैच में इकट्ठी होती गई हैं, ठीक है। इस जगह पे ट्रांजैक्शन की जॉब्स हैं वो इकट्ठी होती गई हैं। जैसे ही एक बैच कंप्लीट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस बैच को सीपीयू की तरफ भेज देगा प्रोसेसिंग करने के लिए। फिर उस बैच की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। एक और एग्जांपल आप लेते हैं कि स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड आपने बनाने हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट आया, ये स्टूडेंट आया S1, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको रिसीव किया, एक बैच में डाल दिया, ठीक। एक और स्टूडेंट का हमने क्या बनाना है, रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको रिसीव किया, बैच में डाल दिया। एक और स्टूडेंट आया, उसका रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिसीव किया, इस बैच में डाल दिया, ठीक है। जब सारे स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रिसीव करता गया और बैचेस में डालता गया, तो क्या होगा, जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे वो सीपीयू की तरफ भेज दिया जाएंगे बैचेस, ठीक है। और सीपीयू क्या करेगा, उन बैचेस के ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। पहले एक बैच के ऊपर प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा, दैन दूसरे बैच के ऊपर प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा। बैच प्रोसेसिंग से क्या है, ओएस का एक एडवांटेज इसके अंदर है, बैचेस बनते जाते हैं जिससे ओवरऑल क्या है, हमारे पास सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, बेहतर तरीके से सामने आते हैं, ओके। तो हमने जो फर्स्ट टाइप थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि थी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको देखा, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स को एक बैच में ऑपरेटिंग सिस्टम इकट्ठा करता है एंड देन उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही सीपीयू को इस्तेमाल करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल सीपीयू एग्जिस्ट करता है और हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं ना, उनको एक ही टाइम पर रन कर सकें,
ओके। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास हमारे पास वर्ड की फ़ाइल आई, हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल आई है, हमारे पास कोई वेब ब्राउज़र का हमने काम करना है, ठीक है, हम लोगों ने कुछ गूगल करे, हमने वेब ब्राउज़र वो लगाया हुआ है, नीचे हमने वर्ड और एक्सेल की फ़ाइल भी खोली हुई है। ओके, तो हम लोग इन सब पे इकट्ठा काम करना चाहते हैं, ठीक है, सीपीयू से इकट्ठा इन सब पे काम लेना चाहते हैं। तो ऐसा होगा कि हम लोग ना मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहले आप दो कॉन्सेप्ट समझें। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सीपीयू बर्स्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट समझें आप आईओ बर्स्ट का, ठीक है। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को पहले समझें। हमारे पास एक प्रोसेस आती है P1, जिस टाइम में सीपीयू को यूज़ करता है उसको बोलेंगे, ठीक। एक हमारे पास P1 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस पर सीपीयू जिस टाइम पर काम कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग ये बात, दो कॉन्सेप्ट ज़रूर समझने हैं मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट क्या होता है, जिस टाइम पर सीपीयू एक प्रोसेस के ऊपर काम करेगा, जितना टाइम P1 को चाहिए, समझें 6 सेकंड्स P1 को चाहिए सीपीयू के अपना काम कंप्लीट करने के लिए, तो इसका सीपीयू बर्स्ट क्या होगा, 6 सेकंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1, ठीक है। पहले इसको सीपीयू का टाइम चाहिए 5 सेकंड के लिए, देन इसको क्या चाहिए, 3 सेकंड के लिए प्रिंटिंग करनी है। ओके, इसके बाद इसको दोबारा सीपीयू का टाइम चाहिए 5 सेकंड के लिए, एंड दोबारा इसको इनपुट आउटपुट कोई करना है, कोई भी काम लेना है 5 सेकंड के लिए। जितने टाइम के लिए प्रोसेस 1 को सीपीयू टाइम चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपीयू बर्स्ट। और जिस टाइम पे आईओ को यूज़ करना है उसको बोलेंगे हम लोग आईओ बर्स्ट। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग सीपीयू को अगर इस टाइम पे चाहिए 5 सेकंड चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट इसको 3 सेकंड के लिए आईओ चाहिए, इस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ, सीपीयू फ्री हो गया। ओके, प्रोसेस 1 ने इस टाइम पे जब वो आईओ के लिए चला गया उसने सीपीयू को फ्री कर दिया, वो सीपीयू को यूज़ नहीं कर रहा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू को फ्री नहीं रहने देते, हमारी कोशिश होती है कि हर टाइम सीपीयू से कोई ना कोई काम लिया जाए। ओके, तो एक हमारे पास एक और अगर प्रोसेस 2 है, उसको सीपीयू टाइम चाहिए होगा, लेकिन पहले तो 5 सेकंड सीपीयू बिजी था, हमने नहीं दे सका। जैसे ही आईओ के लिए प्रोसेस 1 गई, उसने सीपीयू को फ्री किया, हमने प्रोसेस 2 को सीपीयू अलॉट कर दिया। अब सीपीयू प्रोसेस 2 पर काम करना शुरू कर देगा। ओके, फिर हमारे पास प्रोसेस 1 को चाहिए, तो प्रोसेस 1 सीपीयू प्रोसेस 1 पर काम करना शुरू कर देगा 5 सेकंड के लिए। प्रोसेस 1 ने सीपीयू को फ्री किया किसी आईओ के लिए, तो दोबारा हम लोग प्रोसेस 2 को दे देंगे। हमारे पास क्या होता है, क्यू होती है, ठीक है, क्यू में डिफरेंट प्रोसेसेस पड़ी होती हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस तरह हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सब प्रोसेस को सीपीयू चाहिए। जब प्रोसेस 1 को सीपीयू मिला हुआ है तो प्रोसेस 1 उस पर काम कर रहा है, जैसे ही प्रोसेस 1 सीपीयू को रिलीज़ करेगा किसी और काम के लिए, तो जो है सीपीयू अलॉट कर दिया जाएगा P2 को। जब P2 को फ्री कर दिया, P2 जब फ्री करेगा सीपीयू को, तो अलॉट कर दिया जाएगा P3 को या P1 को। ओके, तो इस तरह क्यू के अंदर पड़ी हुई सारी प्रोसेसेस को एट अ टाइम यूजिंग सिंगल सीपीयू फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आए तो मेरे से पूछें, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा समझा दूँगी। नेक्स्ट हमने अभी तक देखा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने क्या देखना है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको यूज़ करके एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स चला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सीपीयू है, सिंगल सीपीयू होगा इसके अंदर, इसमें P1 है, ये कोई प्रोग्राम 1 है, ये प्रोग्राम 2 है, ये प्रोग्राम 3 है, ये प्रोग्राम 4
और प्रोग्राम 5 मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, इनको सिंगल सीपीयू के ऊपर हमने रन करना है। तो एक ही टाइम पर सारे प्रोग्राम्स एक सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। हमारा सीपीयू जो है हर प्रोग्राम को कोई टाइम असाइन कर देगा, ठीक है। उसने P1 को कर दिया 2 माइक्रोसेकंड, इसने P2 को 2 माइक्रोसेकंड अलॉट कर दिए, P3 को 2 माइक्रोसेकंड अलॉट कर दिए, ठीक। अब हमारे पास क्या है, P1 2 माइक्रोसेकंड के लिए सीपीयू को यूज़ करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा तो P2 सीपीयू को 2 माइक्रोसेकंड के लिए यूज़ करना शुरू हो जाएगा। जब P2 का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो P3 उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो इन रियल हमारे पास क्या होता है, एक ही टाइम पर सारे प्रोग्राम्स हमारे पास ना मल्टी टास्किंग में रन नहीं हो रहे होते, ठीक। यहाँ पे देखिए टाइम शिफ्ट हो रहा है, 2 माइक्रोसेकंड के लिए P1 यूज़ हुआ, 2 माइक्रोसेकंड के लिए P2, फिर 2 माइक्रोसेकंड के लिए P3। लेकिन इतनी स्पीड से ये सारा काम हो रहा होता है कि हमें मल्टीटास्किंग में लगता है कि ये सारे काम एक ही टाइम पर सीपीयू के ऊपर रन हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो टाइम है ना, इस टाइम को ये 2 माइक्रोसेकंड जो टाइम हर प्रोग्राम को सीपीयू देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस, या फिर हम इसको क्वांटम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वांटम क्या है, 2 माइक्रोसेकंड। एक यूज़र जो 3-4 काम इकट्ठा करना चाहता है, वर्ड की फाइल भी बनाना चाहता है, कोई बीच बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सुन रहा है, इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए सारा कैसे पॉसिबल होगा, मल्टीटास्किंग के थ्रू, कि सीपीयू उसके हर प्रोसेस को, उसकी हर काम को कुछ कुछ टाइम दे देगा और बहुत स्पीड से वो शिफ्टिंग हो रही होगी, ठीक है। एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस के दरमियान, दूसरे प्रोसेस है तीसरे प्रोसेस के दरमियान। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम शेयरिंग होती है और टाइम स्लाइस का कॉन्सेप्ट होता है, हर प्रोसेस को कोई ना कोई टाइम अलॉट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम 6 यूज़र्स हैं, ठीक है। हमारे पास सीपीयू है और हमारे पास 6 यूज़र्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 यूज़र्स हमारे पास एक ही टाइम पर सीपीयू एक्सेस करना चाहते हैं ताकि उनका टास्क परफॉर्म कर दिया जाए, ठीक। सीपीयू क्या करेगा, हर यूज़र को टाइम असाइन करेगा और जो टाइम वो असाइन करेगा वो बराबर टाइम असाइन करेगा। इसके लिए सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केजुलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए सीपीयू को स्केजुलिंग करनी पड़ती है कि वो हर यूज़र को क्या टाइम असाइन करे और किस तरह टाइम असाइन करे। इसका एडवांटेज कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। टाइम असाइन करने का, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एडवांटेज है कि इसके थ्रू हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मल्टी पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है और लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स को इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने देखना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम को इनपुट देते हैं और सिस्टम हमें फ़ौरन जवाब देता है, ठीक है। वो सिस्टम जो कि रियल टाइम पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर सिस्टम ने हमें रिप्लाई करना होता है, जो ये टाइम भी ना पहले का डिसाइड हुआ हुआ होता है, पहले का सेट हुआ हुआ होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस होती हैं, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस, ठीक है। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हम लोग ख़ास तौर पर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स में ये लॉन्च होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें हार्डवेयर से क्विक रिस्पांस लेना हो। एम्बेडेड सिस्टम्स आप लोग ने पहले पढ़ा हुआ है कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर चिप के ऊपर, ठीक है, जिनके चिप के ऊपर, उनके प्रोसेसर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर
हमने सेट किया हुआ होता है कि उसने यही स्पेसिफिक काम करना है। ओके ऐसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एटीएम मशीन भी एक एम्बेडेड सिस्टम है कि हम लोग इनपुट देते हैं कि हमें इतना ये इतने हमने पैसे चाहिए, ठीक है, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्विक रिस्पांस हमें मिलता है। पैसे निकालने के लिए ख़ास टाइम लेती है, कोई इशू आया तो भी क्विक रिस्पांस देती है। ओके तो रियल टाइम जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास होता है जहाँ पे हमें रियल टाइम में रिस्पांस चाहिए होता है। ओके नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर नाम से जाहिर है कि इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। अभी तक हम लोग देखते आए थे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर एक सिंगल सीपीयू था, वन सीपीयू। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल सीपीयू। ओके ये हमारे पास एक मेन मेमोरी है, ठीक है, इधर हमारे पास सीपीयू 1 है, सीपीयू 2 है और सीपीयू 3 है। मल्टीपल सीपीयूज़ हैं 1 2 3। एक सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज़ एग्जिस्ट करें, उन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इधर हमारे पास देखें 3 डिफरेंट सीपीयूज़ प्रेजेंट हैं जो कि इन रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। ये आईओ है हमारे पास, ठीक, तो ये CPU 1 CPU 2 3 सारे इस मेन मेमोरी को शेयर करेंगे, इन इनपुट आउटपुट को शेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने टास्क को, ठीक है, एक हमारे पास टास्क है T1, ये काफ़ी बड़ा टास्क है, इसको हम लोग आगे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। T1 डॉट, इसको हम 1 कह देती हूँ, ठीक है, T1.2। एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और देन आगे इन टास्क को प्रोसेसर्स को अलॉट कर देते हैं, CPU 1 को, CPU 2 को और CPU 3 को। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये बात याद रखना कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और हर प्रोसेसर को हम अपने टास्क का एक पार्ट अलॉट कर देते हैं, ठीक। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है और हमारे पास एक टास्क है T1, ये काफ़ी बड़ा टास्क है, ठीक। हम लोग T1 को छोटे छोटे टास्क में, जैसे कि T1.1 मैंने कह दिया, T1.2, T1.3, इसमें डिवाइड कर देंगे और देन हर CPU को उस टास्क का एक पार्ट अलॉट कर देंगे। इसके बाद हमने देखना है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्लीज़ गो थ्रू हो जाना इनसे, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे आज ही पूछना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताएं, मैं दोबारा भी समझा दूंगी आप लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स चलाने की इजाज़त देते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स पर चला सकते हैं और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को लिंक किया होता है यूजिंग कम्युनिकेशन लाइन, एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक स्पेसिफिक टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है, ओके, इस टास्क को अब हमने रन करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस डिवाइड कर देंगे। इस पोर्शन को हम लोग एक सिस्टम अलग पे रन कर देंगे, एक अलग CPU की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, ना ही मल्टी प्रोसेसर्स की बात हो रही है, ना ही पैरेलल प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे हम लोग अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर अपने टास्क को, अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर अपने टास्क को रन करने की बात कर रहे हैं, ओके। एक हमारे पास टास्क था, काफ़ी बड़ा टास्क था, हमने उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर ली और हर टास्क को एक अलग सिस्टम को अलॉट कर दिया। अब ये सिस्टम इस 1 पे काम करेगा, अलग सिस्टम 2 पे काम करेगा, ये वाला सिस्टम इस टास्क 3 पे काम करेगा, ओके।
और ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होंगे एक लोकल एरिया नेटवर्क में, तभी हम इन सब सिस्टम्स को इकट्ठा यूज़ कर सकेंगे। कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू ये सारे सिस्टम्स क्या होंगे, आपस में कनेक्ट हुए हुए होंगे। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप लोग अपने सिस्टम्स को एक लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट बना लेते हैं और देन उस लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब को एक एक टास्क अलॉट कर देते हैं। ठीक है, अगर एक टास्क यूज़र है वो सिस्टम 1 पे काम कर रहा है और उसका कोई टास्क सिस्टम 2 को दे दिया जाएगा, तो ये इस तरह होता है कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि किसी और सिस्टम पे उसका काम हो रहा है। उसको यही लगेगा कि ये मेरा अपना सिस्टम है, मैं ही इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमने टॉपिक समझना है वो है नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले का बिल्ट इन होता है। ठीक है, और हार्डवेयर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव क्या एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर पहले स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सारा काम क्या करना है। हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एम्बेड कर दिया गया है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसने ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक रिव्यू दे देती हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपने सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स का एक बैच बनाना है एंड देन वो बैच सीपीयू के ऊपर रन होगा। ओके, उसके बाद हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सिंगल सीपीयू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उस सिंगल सीपीयू के ऊपर हमारा टाइम शेयरिंग के थ्रू काम होता है सारा। ठीक है, मल्टीटास्किंग में भी हमने पढ़ा था कि स्विचिंग होती है एक टास्क की एक सिंगल सीपीयू के ऊपर। ठीक, और बहुत स्पीडीली बहुत रैपिडली स्विचिंग होती है मल्टीपल प्रोग्राम्स की, और ऐसे ही लगता है कि वो सारे प्रोग्राम्स क्या हैं एक टाइम पे रन हो रहे हैं, हालांकि वो कुछ टाइम के बाद आपस में रन हो रहे होते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको सीपीयू लॉट हो रहा होता है। टाइम शेयरिंग का हमने पढ़ा। इसके बाद फिर हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, हमने मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखना है कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।